क्या डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन अपनी पार्टी के यहूदी विरोधियों और चरमपंथियों को अलग थलग कर सकते हैं? 7 अक्टूबर के बाद यहूदी विरोधी नफरत ने कॉलेज परिसरों और अमेरिकी सड़कों पर यहूदियों को डराने और हिंसा करने वाली भीड़ को बढ़ावा दिया। बल्कि स्वीकार्य विमर्श की ओवरटन विंडो को भी इस हद तक खिसका दिया है कि अब हमारे राजनीतिक चर्चाओं और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मुख्य धारा के समाचार माध्यमों में भी यहूदियों पर ब्लड लाइबल जैसे झूठे आरोपों को आम तौर पर उठाया जाने लगा है। क्या 2026 के मध्यावधि चुनावों में इजराइल और यहूदी विरोधियों को ज्यादा सफलता मिलेगी, या फिर क्या राजनीतिक प्रक्रिया और अमेरिकी जनता की समझदारी ग्रैहम प्लैटन और अब्दुल एल सईद जैसे लोगों की हार का कारण बनेगी, जैसा कि पहले ही थॉमस मैसी और मॉरीन गलिंडो के साथ हो चुका है? इस हफ्ते थिंक ट्वाइस में हम पत्रकार और लेखक डेविड हरसानी के साथ उग्रवाद की राजनीति पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार, थिंक ट्वाइस में स्वागत है। 2026 में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों अपनी राजनीतिक आत्मा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है। इस पिछले महीने केंटकी और टेक्सास में प्राइमरी चुनावों में रिपब्लिकन थॉमस मैसी और डेमोक्रेट मॉरीन गलिंडो जैसे चरमपंथियों और यहूदी विरोधियों की हार ने कुछ आशा जगाई। ये कि 7 अक्टूबर के बाद से अमेरिकी राजनीति और पत्रकारिता में यहूदी विरोध का सामान्यीकरण, जो एक आम बात बन गया था, अब शायद कम हो रहा है। और पूरी संभावना है कि ग्रैहम प्लेयर और अब्दुल एल सैयद जैसे लोग, जिनकी सफलता ये दिखा सकती है कि ऐसे यहूदी विरोधी, इजराइल विरोधी और अमेरिका विरोधी चरमपंथियों को मुख्य धारा के उदारवादी समर्थन पाने की कोई सीमा नहीं है, अंततः 2026 में हार जाएंगे। लेकिन इसमें शक नहीं कि यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांतों को मुख्य धारा में लाने वाली ताकतें अब दोनों पार्टियों में हैं और उन्हें फिर चरमवाम या दक्षिण के दलदल में नहीं भेजा जा सकता। अभी या निकट भविष्य में नहीं। चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी के इंटरसेक्शनल आधार की बात हो या दाईं ओर के पॉडकास्टर्स की, अब यहूदियों पर झूठे आरोप लगाना किसी को अयोग्य नहीं ठहराता। इससे अमेरिकी राजनीति में एक नई और चिंताजनक हकीकत उभरी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस हफ्ते फिर से आज के समय के सबसे तेज राजनीतिक विश्लेषकों में से एक मौजूद हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। डेविड आर.एस. वॉशिंगटन एग्जामिनर के सीनियर राइटर, न्यूयॉर्क पोस्ट और नेशनल रिव्यू के सहयोगी, और मॉल्ली हेमिंगवे के साथ यू आर रॉन्ग पॉडकास्ट के को होस्ट हैं, जो फेडरलिस्ट रेडियो आवर पर आता है। वो 6 किताबें लिख चुके हैं, जिनमें यूरो ट्रैश, वाई अमेरिकन्स मस्ट रिजेक्ट द फेल्ड आइडियाज ऑफ अ डाइंग कॉन्टिनेंट, और 2024 की द राइज ऑफ ब्लू अनॉन, हाउ द डेमोक्रेट्स बिकेम अ पार्टी ऑफ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स शामिल हैं। डेविड आर्सनी, फिर से थिंक ट्वाइस में स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद, इसकी सराहना करता हूं। खैर डेविड, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं दोनों प्रमुख पार्टियों में कट्टरता और यहूदी विरोध के उदाहरणों और उन्हें अलग थलग करने के मामले में हर पार्टी कैसी कर रही है, इस पर पूछूं, मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछना चाहूँगा वो ये है कि एक खास विचारधारा कैसे बनी, जो मेरी समझ में इसकी जड़ें किसमें हैं। आपकी किताब ब्लू एंड ऑन में आपने जिन साजिशी सिद्धांतों का जिक्र किया है, उनमें एंटी जायोनिज्म भी है, जिसे मैं यहूदी विरोध से अलग नहीं मानता। मुख्य धारा मीडिया में स्वीकार्य विमर्श की ओवरटन विंडो के भीतर यह विचार कैसे आ गया है, और ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के गुटों में भी ये मौजूद है। वाह, ये अच्छा सवाल है। मेरा मतलब है, मैं बस सोचता हूं, क्योंकि ये कोई भी कभी नस्लवादी या साजिशी होने के बारे में नहीं सोचेगा जैसे वे यहूदी लोगों के लिए सोचते हैं, मान लें अश्वेत अमेरिकियों या किसी और के लिए। और ऐसा इसलिए है क्योंकि विरोधी जायोनिज्म उन्हें यह छुपाव देता है। ये किसी भी बात को कहने का एक रास्ता है। जायोनिस्ट यहूदी व्यक्ति के लिए एक उपमा है, लेकिन विरोधी जायोनिज्म के भीतर भी। मैं कहूँगा, आप जानते हैं, इज़राइल के प्रति आपकी अरुचि या घृणा या जो भी हो, आप यहाँ देश में यहूदियों को दोष दे सकते हैं। आप जानते हैं,
यहूदियों के बारे में इन सभी पुरानी रूढ़ धारणाओं के लिए मीडिया व पैसे को नियंत्रित करना, मनपसंद न होने वाले राजनेता को हटाना या बाहर करना। मुझे लगता है कि ये नफरत हमेशा रही है, इसलिए ये सब पहले से तैयार है। निश्चित रूप से प्रगतिशीलों के बीच यहूदी लोगों के प्रति, लेकिन साथ ही अलगाववादी प्रकार के लोगों और पेलियोकॉन के बीच भी, जो मेरी नज़र में खुद भी प्रगतिशीलों के बहुत करीब हैं। मेरा मतलब है, सच कहूं तो टकर कार्लसन हसन पिकर के कहीं ज्यादा करीब हैं, जितना लोग शायद मानना चाहें। असल में मैं कहूंगा कि वे लगभग एक जैसे हैं, बस कुछ सांस्कृतिक फर्क हैं। मुझे अब ये भी नहीं पता कि ये सच है या नहीं। मेरा जवाब है कि ये हमेशा से था, बस अब खुलकर सामने आया है क्योंकि हमने वो कलंक हटा दिया है। थिंक ट्वाइस से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो या फेसबुक, एक्स या जेएनएस यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हो, कृपया जेएनएस को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमें अच्छे रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट भी है, जहां मैं आज के अहम मुद्दों पर खबरें व विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली के तहत जेएनएस चैनल पर डेली शो पा सकते हैं, जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं। और अब आज के कार्यक्रम पर वापस चलते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्षों में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो इसे संभव बनाती हैं। मुझे लगता है कि प्रगतिशील लोग निश्चित रूप से, आप जानते हैं, जहरीली विचारधाराओं, क्रिटिकल रेस थ्योरी, सेटलर कॉलोनियलिज्म, इंटरसेक्शनैलिटी और आप जानते हैं टकर कार्लसन जैसे लोगों से प्रभावित हैं, और यहाँ तक कि उससे भी ज्यादा पागल लोग। आप जानते हैं, उनके पास अपनी खुद की साजिशी थियरीज का एक खास सेट है, जो उनके लिए, आप जानते हैं, एंटी जायनिज्म और यहाँ तक कि एंटी सेमिटिज्म की ओर बढ़ना आसान कर देता है। उनके लिए ये सब आसान हो जाता है। लेकिन दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। हाँ, वे ऐसा ही करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं। मेरा मतलब है, अगर आप सोचें कि मैं इसे कैसे कहूँ, वुमेन्स मार्च हो या ब्लैक लाइव्स मैटर या कोई भी प्रगतिशील आंदोलन हो, हमेशा ऐसा रहा है। मुझे लगता है वुमेन्स मार्च में भी इसे लुई फरखान जैसे लोग ही लीड कर रहे थे, जो आप जानते हैं बहुत आसानी से चल रही चीज़ों के साथ मिल जाता है। मेरा मतलब है, ये मूल रूप से लगभग वही तरह की बयानबाजी है। और आप जानते हैं, रैंड पॉल के बेटे के साथ वो घटना हुई थी जहां उसने यहूदी विरोधी बयानबाजी की थी। मैं उसे याद कर रहा था, उसने इसे नशे पर टाल दिया। हाँ, मैं नहीं जाता, आप जानते हैं, जब मैं ज्यादा पीता हूं तो उस दिशा में नहीं जाता, इसलिए मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है ये सच बोलने वाली दवा जैसा है। लेकिन आप जानते हैं, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि रॉन पॉल की वो न्यूज़ लेटर्स थीं, मुझे यकीन है आपको याद होगा, जो ऐसी ही बातों से भरी हुई थीं। और वो एक दादा हैं। हाँ, तो एक दादा, तो ऐसे लोग हमेशा थे। अब पॉडकास्टर्स के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय और पहचाने जाने लगे हैं। गलत मत समझिए, न्यूयॉर्क टाइम्स भी इसमें अपने अधिक परिष्कृत तरीके से शामिल है। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि आपने मीडिया को इस तरह लोकतांत्रिक बना दिया है, अब कोई संपादक नहीं है, आपको अब इसमें सूक्ष्म होने की जरूरत नहीं है, और इसमें लागत भी कम है। समाज में यहूदी विरोधी होने पर कोई खास सजा नहीं मिलती, जबकि नस्लवादी होने पर अभी भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहूदी विरोधी होने पर लगभग कुछ नहीं होता। आप देखते हैं कि कॉमेडियन ऐसा करते हैं, आप देखते हैं कि पॉडकास्टर ऐसा करते हैं, और एक तरह से आप मुख्य धारा के मीडिया वाले भी ऐसा करते हुए देखते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये सच है। हम बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं जीओपी और डेमोक्रेट्स द्वारा यहूदी विरोधियों को अलग थलग करने पर चर्चा करना चाहता हूँ। यहूदी विरोधिता वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों में है, लेकिन इनमें से किसी एक के विरोधियों को अलग करने के तरीके से ज्यादा संतुष्टि मिल सकती है। आपको क्या लगता है, हमारी बातचीत और राजनीति में अति पक्षपातपूर्ण भावनाएं ऐसे लोगों से निपटने में क्या भूमिका निभाती? मेरे लिए ये साफ है कि रिपब्लिकन बेहतर काम कर रहे हैं, क्योंकि मैसी अब नहीं है, मार्जरी टेलर ग्रीन अब नहीं है। मेरे लिए समस्या ये है कि वे क्यों गए। क्या वे इसलिए गए क्योंकि वे यहूदी विरोधी थे? मुझे इस बारे में यकीन नहीं है। मेरा मानना है कि वे इसलिए गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जरूरत नहीं थी, और इसके कारण थे। अच्छा कारण था, ट्रंप जैसा पता चला। हाँ। बिल्कुल, इसका काफी संबंध एप्स्टीन फाइल से था, और अब एप्स्टीन वर्ग
एक खास व्यक्ति के लिए नया उपमा बन गया है। जैसे कि एप्स्टीन किसी यहूदी तरीके से काम कर रहा था, जैसे कि ऐसा कुछ है, आप जानते हैं, मेरा मतलब है ऐसा कुछ है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर रहा था। तो वे बेहतर काम कर रहे हैं और वे वाकई बेहतर हैं, वे बेहतर हैं, मेरा मतलब है इसमें कोई शक नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी में, खासकर उसके निर्वाचित नेताओं के बीच, वामपंथ की तुलना में यहूदी विरोधी लोग कम हैं। वे हर जगह हैं, दाईं ओर कोई मॉम डॉनी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सब बहुत अच्छा है, लेकिन वे शायद बेहतर हैं। भविष्य का नहीं पता, पर फिलहाल वे बेहतर हैं। हाँ, मुझे लगता है ये सही है। मुझे लगता है कि चुनी हुई रिपब्लिकन पार्टी, मेरा मतलब है, अब जब मैसी बाहर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से हाउस रिपब्लिकन कॉकस लगभग सर्वसम्मति से इजराइल के पक्ष में है। डेमोक्रेट्स के बारे में सबसे अच्छा यही है कि वे बटे हैं। यहां तक कि इजराइल समर्थक मध्यमार्गी डेमोक्रेट्स भी बहुत शांत हैं, बस जॉन फेटरमैन को छोड़कर, और वो अब जानते हैं, एक पैर या शायद 1.5 पैर डेमोक्रेटिक पार्टी से बाहर ही है अभी। क्या वो फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे? तो मेरा मानना है कि सवाल ये है कि आप जानते हैं, गर्मियों के महीनों में जाते हुए भले ही उनकी संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है, वामपंथी कांग्रेस स्क्वाड ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर 2018 के चुनाव के बाद से ही, आप जानते हैं, जबरदस्त प्रभाव डाला है। अगर ग्राहम प्लेटफॉर्म, प्लेटर और अब्दुल अल सैयद, खासकर ये 2 लोग इस पतझड़ में सेनेट के लिए चुने जाते हैं, अगर सेनेट में भी स्क्वाड हो जैसे कि हाउस में है, तो आपको क्या लगता है कि इसका डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? उनके पास और ज्यादा ताकत आ जाएगी। और असल में कोई भी ऐसा नहीं है जो इन लोगों का सच में विरोध करता हो। मेरा मतलब है, जब आप प्लेटनर के बारे में सोचते हैं तो असल में वो नाजी टैटू नहीं था जिसने लोगों को सच में मना करने पर मजबूर किया, जैसे कि नहीं धन्यवाद। असल में वो था, आप जानते हैं, उसकी सेक्स से जुड़ी बातें हैं, या जो अब हो रहा है, आगे और भी कुछ होगा। लेकिन अब ये ग्रुप मुख्य धारा तक फैल गया है ना? अब वैन हॉलैंड न्यूयॉर्क टाइम्स में ओपेड लिख रहे हैं। मैरीलैंड के सेनेटर। हाँ, मैरीलैंड के सेनेटर। और आप जानते हैं, मैरीलैंड में शायद मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि वहां यहूदी आबादी काफी ज्यादा है। मेरा मतलब है, मुझे पता है वहां अधिकतर लोग डेमोक्रेट को वोट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसे ऐसा करने में कोई दिक्कत या नुकसान नहीं है, क्योंकि स्थापित धर्मनिरपेक्ष यहूदी तबके का बड़ा हिस्सा इसकी परवाह नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि उन पर कम कट्टर होने का दबाव डाला जा रहा है। उनकी कट्टरता अब पार्टी में कैंसर बन गई है। हाँ, चक शूमर, मेन में नाजी टैटू वाला आदमी, चक शूमर, आप जानते हैं, जैसे ही वो जीता, चक शूमर उसके साथ था। और आप जानते हैं, मैं समझता हूं आप पक्षपाती स्थिति में हैं, पर क्या इन्हें रोकने के लिए और मेहनत नहीं करनी चाहिए? आपने मिशिगन में देखा, एल सैयद या जो भी उसका नाम है, वो ज्यादा स्थापित लोग नहीं हैं। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं हो रहा, जैसा रिपब्लिकन पार्टी में होता है। मेरा मतलब है, मैसी वाली बात स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ने शुरू की थी, कारण चाहे जो भी हो। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा दिखता है। आप जानते हैं, ये भी हो सकता है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो वे ऐसे बिल लाना शुरू कर देंगे जो फंडिंग रोक देंगे, जैसे कि इजराइल को हथियारों की फंडिंग या उन्हें हथियार खरीदने से रोकना वगैरह। मुझे लगता है आप ये देखेंगे, और इसी वजह से कम मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ज़रूरी है कि वो इस बारे में सोचना शुरू करे। और मुझे पता है कि नेतन्याहू ने भी इस बारे में ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की बात कही है। हाँ, मुझे लगता है ये सही है, और मुझे लगता है कि ये लंबी अवधि में इजराइल के लिए एक समझदारी भरा कदम है। मुझे लगता है इसका प्रतीकात्मक महत्व है कि 40 डेमोक्रेटिक सेनेटरों ने युद्ध के दौरान इजराइल को हथियारों की बिक्री रोकने के पक्ष में वोट दिया, जिससे पार्टी की दिशा साफ होती है। अब एक और कदम उठाते हुए डेमोक्रेट्स के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचें। क्या आपको लगता है कि इजराइल समर्थक डेमोक्रेट्स के लिए कोई भविष्य है? पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जॉश शपीरो, जो 2028 के डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार हैं, ऐसे व्यवहार कर रहे हैं मानो वे पार्टी में इजराइल और यहूदियों के खिलाफ बढ़ती दुश्मनी को केवल नेतन्याहू से नफरत जताकर संभाल सकते हैं, जिससे वामपंथ संतुष्ट हो जाए और उन्हें इजराइल के प्रति अपना लगाव भी न छोड़ना पड़े। ये उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वे यहूदी समुदाय के बहुत करीब हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के ज़मीनी समर्थकों में कई लोग मानते हैं कि कमला हैरिस 2024 में ट्रंप से इसलिए हारी क्योंकि वह और जो बाइडन
7 अक्टूबर के बाद यहूदी राष्ट्र के प्रति पर्याप्त विरोधी नहीं थे। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो मानता हो कि जॉन फेटरमैन कुछ असली इजराइल समर्थक डेमोक्रेट्स में से एक, जब उनका कार्यकाल 2028 में खत्म होगा तब डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत सकते हैं। क्या आपको लगता है कि 2028 में डेमोक्रेट्स द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को नामित किया जाना संभव होगा जो इजराइल पर झूठे तरीके से नरसंहार का आरोप न लगाए या उसके प्रति खुलकर शत्रुतापूर्ण न हो या कम से कम हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में न हो? संभावना बहुत कम है। उनकी भाषा एक्टिविस्ट वर्ग से संतुलित हो सकती है, लेकिन मुझे शक है कि कोई यहूदी व्यक्ति नामांकित हो सके। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे नहीं लगता कि एक्टिविस्ट ऐसा होने देंगे। यहां तक कि जब मैं शपीरो को सुनता हूं तो कभी-कभी मैं सोचता हूं कि जब नेतन्याहू नहीं रहेंगे तो क्या होगा, तब वे क्या कहेंगे। ये मज़ेदार है क्योंकि वो इतने लंबे समय से हैं कि लोग इसे हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे याद दिलाता है कि डेमोक्रेट्स कभी बंदूक मालिकों या बंदूकों के खिलाफ नहीं जाते, सिर्फ एनआरए के खिलाफ होते हैं। ये उनके लिए आसान निशाना है जिसे वे बार बार निशाना बनाते रहते हैं, और नेतन्याहू को वे ऐसा दिखाते हैं जैसे वे उसी के खिलाफ हैं, जबकि असल में इजराइल में जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसमें ज्यादातर चीजों पर व्यापक सहमति है ना? बस सवाल यह है कि क्या वो इसे सही तरीके से कर रहे हैं, क्या वो इसे ठीक से कर रहे हैं, क्या उनका लहजा सही है, क्या ये सही है? लेकिन हाँ, अब इजराइल में असली कट्टर वामपंथ बचा ही नहीं है। तो आप जानते हैं, राजनीतिक वर्ग की जो आम सहमति है वो वहीं है जहां नेतन्याहू है। तो जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वे क्या करेंगे? मुझे लगता है कि तब तक डेमोक्रेटिक पार्टी आमतौर पर जायनवाद विरोध अपना चुकी होगी और तब ये मायने नहीं रखेगा। आपने वो सर्वे देखा होगा जिसमें कहा गया था कि युवा यहूदी भी द्विराष्ट्रीय राज्य चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वे सच में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है, और सर्वे की विश्वसनीयता उसके सैंपल पर निर्भर करती है कि किससे पूछा गया था। मैं देख सकता हूं कि आगे चलकर डेमोक्रेटिक पार्टी की यही स्थिति हो सकती है। हाँ, मैं सवाल भूल गया था, लेकिन लगता है हम नहीं। वो डेमोक्रेट पार्टी थी, हाँ। मैं, हाँ, मत करो। मुझे नहीं लगता कि 2028 में कोई डेमोक्रेटल जोश शपीरो जितना इजराइल समर्थक हो सकता है, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो मेरे पड़ोसी और सभा के सदस्य हैं। हमारे बच्चे भी कुछ समय एक ही कक्षा में थे। मुझे याद है 2008 की शुरुआत में वो मुझे समझा रहे थे कि बराक ओबामा इजराइल के लिए अच्छे होंगे क्योंकि उन्होंने ओबामा का समर्थन किया था, जबकि बाकी लोग हिलरी क्लिंटन के साथ थे। लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी जगह बना ली है। हाँ, वो एक दिलचस्प स्थिति में है। मैं उनके राष्ट्रपति बनने की संभावना को ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन वो एक प्रतिभाशाली राजनेता लगते हैं, और अगर डेमोक्रेट्स गंभीर होते तो वे ऐसे ही व्यक्ति को चुनाव में उतारते। मेरा मतलब है, उन्होंने उस साल जीत हासिल की थी जब ट्रंप ने जीत हासिल की थी, या कम से कम उन्होंने उस राज्य में जीत हासिल की थी जिसे ट्रंप ने जीता था। और यही वो प्रकार का राज्य है जिसे राष्ट्रीय चुनाव जीतने के लिए जीतना जरूरी है। इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको शायद पेंसिल्वेनिया जीतना ही होगा। तो ये बहुत अजीब लगता है। इनमें से ज्यादातर दूसरे राज्य वे वास्तव में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। ऐसे राज्य बहुत कम हैं। ऐसा लगता है कि वही आदमी है जो इन राज्यों को जीत सकता है। वो शायद, बल्कि संभवतः वर्जीनिया जीते और पेंसिल्वेनिया भी जीत सकता है। फिर चुनाव जीतने के लिए आप बस एक राज्य दूर रह जाते हैं। लेकिन इसके बजाय वे कैलिफोर्निया या किसी और को मैदान में उतारेंगे जिन्हें बस वापस वही करना है। जो सवाल आपने पहले उठाया था। मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स इजराइल विरोधी हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कई एक तरह से यहूदी विरोधी भी हैं। मुझे नहीं लगता कि गाजा उनके लिए इतना अहम है कि वे किसी सांसद या नेता के लिए निर्णायक वोट देंगे। शायद मिशिगन में ये अलग हो सकता है, जो भी हो, लेकिन जहां ये उनका सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी उन्हें परवाह है। तो जिन मुद्दों की आपको परवाह है उनमें इसे सबसे ऊपर रखना, मुझे लगता है ये एक बड़ी गलती है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर अमेरिकियों को इसके बारे में पर्याप्त जानकारी है, या वे इसकी परवाह करते हैं कि उनका वोट किसे जाएगा। तो ये अजीब है कि वे इससे इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रगतिशील लोग मानते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये राष्ट्रपति चुनाव में निर्णायक मुद्दा बनेगा। ये अजीब है कि आप ऐसे उम्मीदवार से मुंह मोड़ते हैं जो पेंसिल्वेनिया जीत सकता है, जिसका स्वभाव मध्यम है और जिसे दूसरों की तुलना में, आप जानते हैं, पार्टी के समाजवादियों की तुलना में देखा जाता है काफी मध्यम, जो एक प्रतिभाशाली राजनेता है, जो लोग, आप जानते हैं, जो उपनगरीय सामान्य लोगों को आकर्षित कर सकता है, जो मुझे लगता है कि वही लोग हैं जिन्हें आप देश भर में चाहते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है। हाँ, मुझे शक है कि वही होगा यहाँ। हाँ,
आप जानते हैं, बात यह है कि उसने वाकई में जीत हासिल की थी। आप जानते हैं, उसने 2022 में पेंसिल्वेनिया में गवर्नर का चुनाव भारी अंतर से जीता था, एक बहुत ही खराब रिपब्लिकन उम्मीदवार के खिलाफ। संभावना है कि वो इस साल फिर भारी अंतर से चुनाव जीतेगा, चाहे उसके खिलाफ कोई बेहतर उम्मीदवार हो। लेकिन आप जानते हैं, सवाल ये है कि जाहिर है, मुझे नहीं लगता कि देश भर के ज़्यादातर डेमोक्रेट्स को इजराइल, फिलिस्तीनियों और गाज़ा की उतनी परवाह है, लेकिन पार्टी का जो बेस है उसे है। आप जानते हैं, जो इंटरसेक्शनल बेस है उसे है। मेरा मानना है कि 2028 के बारे में अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी है। हालांकि हम उस पर थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस सवाल पर विचार कर रहा हूं वो ये है कि आप जानते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर पिछले 3 चुनावी चक्रों में पार्टी के नेतृत्व ने बर्नी सैंडर्स के गुट को नियंत्रण में रखा। जैसे उन्हें 2016 और 2020 में मौका नहीं मिला और 2024 में भी उन्हें कोई मौका नहीं मिला। क्या 2028 वो साल है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स गुट को अपना मौका मिलेगा? जाहिर है, उनके लिए सबसे समझदारी की बात यही होगी कि उन्हें कभी मौका ही न दे। आप जानते हैं, राष्ट्रपति पद की नामांकन प्रक्रिया को नियंत्रित करना, किसी को नामित करना, चाहे वह जॉश शपीरो हों या मैरीलैंड के गवर्नर हों। मैरीलैंड की बात करें, जो कहीं ज्यादा समझदार माने जाते हैं। क्या वो ऐसा करेंगे? क्या फिर से होगा? क्या ये फिर से हो सकता है एक ऐसी पार्टी में जो काफी वामपंथी हो गई है, जहां ग्रैम प्लैटनर हैं, आप जानते हैं, सेक्स स्कैंडल्स के बावजूद एक संभावित सेनेट उम्मीदवार है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, उस धड़े के पास पहले से कहीं ज्यादा ताकत है और पार्टी के भीतर पहले से कहीं ज्यादा प्रभाव है, और वे उम्मीदवारों को डुबो भी सकते हैं अगर चाहें, स्थानीय चुनावों और सेनेट चुनावों में। तो उनकी ताकत और बढ़ेगी। मुझे अब भी नहीं लगता कि राष्ट्रीय पार्टी ऐसे किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दे सकती है। मुझे लगता है कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए बेहतर होगा जो दोनों पक्षों को साथ ला सके, शायद कैलिफोर्निया के गवर्नर या कोई और। मैं अभी किसी और का नाम नहीं सोच पा रहा हूं। हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, हमें नहीं पता कि कौन उभरेगा और कौन गंभीर है और कौन नहीं है। अशर के पास तो वो लुक है। जिसके पास वो लुक है। हाँ, मेरा मतलब है, बात यह है कि अभी बहुत लोग एओसी के कान में फुसफुसा रहे हैं कि तुम्हें राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। राष्ट्रपति, सेनेट के बारे में मत सोचो, हाउस में वापस जाने के बारे में मत सोचो, राष्ट्रपति चुनाव लड़ो, कौन जाने। मुझे नहीं लगता कि उनके जैसी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की प्राइमरी जीत सकती है। ये सोचना पागलपन है, भले ही आम चुनाव ना जीते। मुझे लगता है उसे पूरी तरह हराया जाएगा। हालांकि लोग कहते हैं वो करिश्माई है, मुझे वो थोड़ी बेवकूफ लगती है। बात बस इतनी नहीं है। प्रगतिशील विचार अभी इस देश में लोकप्रिय नहीं है। शायद वे कभी नहीं होंगे, उम्मीद है कि वे कभी नहीं होंगे। इसीलिए वे अपने एजेंडा को सुंदर शब्दों में छुपाते हैं और आपको गुमराह करते हैं। समाजवाद अभी भी लोकप्रिय नहीं है। उस पार्टी में जो सांस्कृतिक पाखंड भरा हुआ है वो ज्यादातर लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गैविन न्यूसम में ऐसे व्यक्ति जैसी आकर्षकता है जो राष्ट्रपति बन सकता है ना? लेकिन फिर भी उसमें कुछ कमी है। वो अब भी, मेरा मतलब है, वो अब भी कट्टर वामपंथी है, लेकिन एओसी उससे भी एक कदम आगे है ना? मेरा मतलब है वो समाजवादी है। मैं प्रोग्रेसिव शब्द का इस्तेमाल जरूरी होने पर करता हूं क्योंकि देश में ऐसा बोला जाता है। यहां हम मार्क्सवादियों की बात कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मार्क्सवाद दोनों क्लास के बीच लोकप्रिय होगा। शायद कुछ लोग, जैसे सोरोस जैसे लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अब भी पार्टी का प्रमुख धड़ा है। देखेंगे आगे क्या होता है। शायद ये मिड टर्म पर निर्भर करता है। प्लेटनर को देखें, डटे रहें और हार जाएं, या अगर आप इन उम्मीदवारों में से कुछ को देखते हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, जो बहुत आतंक के समर्थक हैं, जो इन सभी दूर वाम सामाजिक मुद्दों को अपनाते हैं, हारते हैं और उन्हें नकार देते हैं। उदाहरण के लिए सेनेट में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन हमें देखना होगा। हाँ, अब मैं हमारे राजनीतिक पक्ष और दाएं पक्ष में यहूदी विरोधी भावना पर विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। सर्वेक्षण के अनुसार दाएं पक्ष के युवा इजराइल के प्रति कुछ हद तक नकारात्मक हैं, पर वामपंथियों जितना नहीं। ये साफ है कि टकर कार्लसन या कैंडस ओवंस ही नहीं, और भी लोग इसे भविष्य का रास्ता मानते हैं। मैं सोचता हूं
क्या मेगन कैली का इजराइल और यहूदियों पर साजिशी आरोप लगाने की इच्छा दिखाती है कि वो और शायद दूसरे भी मानते हैं कि यही दाएं पक्ष का भविष्य है? आपका क्या विचार है? मुझे नहीं पता कि वो मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि वो इस मायने में अलग हैं कि वो कुछ व्यूज़ के लिए कुछ भी कह सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कोई सैद्धांतिक व्यक्ति हैं या ऐसी इंसान है जिन्होंने इन सब के बारे में गहराई से सोचा है। शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मध्य पूर्व पर कोई किताब नहीं पढ़ी होगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेवकूफ़ हैं। मुझे नहीं लगता कि उनकी बुद्धि कम है। मुझे बस नहीं लगता कि वो, आप जानते हैं, मुझे बस नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से सैद्धांतिक इंसान है। जबकि टैकर, मुझे लगता है, सच में विश्वास करने वाले हैं। या आप जानते हैं, और भी लोग ऐसे हैं। हम अक्सर कहते हैं कि उन्हें कतर या अन्य देशों से पैसे मिलते हैं, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहना है कि आप खुद को किसी भी चीज के लिए मना सकते हैं, चाहे पैसे मिल रहे हों। मेरे लिए बस ये मायने रखता है कि आप क्या कह रहे हैं। आखिर में वही सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि वे बड़ी ऑडियंस देखते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करना फायदेमंद है, चाहे वे खुद उस पर विश्वास करें या नहीं। ये बात उनकी आत्मा में नहीं उतर सकती। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो ऑडियंस, आप जानते हैं, है। मुझे नहीं लगता कि युवा लोग बड़ी संख्या में वोट करते हैं। मुझे उस ऑडियंस के बारे में नहीं पता। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि वामपंथी साजिशों पर ये बातें लागू होती हैं, लेकिन ये दक्षिणपंथियों पर भी लागू होती हैं। हम बात कर रहे हैं कि यहूदी विरोधी होने की कीमत कितनी कम है। यहीं आप सच में बूमर्स और उनकी बेवकूफ़ पुरानी मान्यताओं को नीचा दिखा सकते हैं। ये मौका है जब आप बाहर जाकर कुछ अलग और बोल्ड हो सकते हैं। असली रोमांच मिलता है। खासकर युवा लड़कों को ऐसी बातें कहने में मजा आता है जो आमतौर पर नहीं कहनी चाहिए, जब इसकी कोई बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। मुझे लगता है कई दर्शक मुझे ऐसे ही लगते हैं। मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है। ये समझना भी मुश्किल है कि वो दर्शक वर्ग कैसे काम करता है। क्या वे विदेशी हैं? उनमें से कितने अमेरिका में हैं? मैं जानता हूं कि यह संख्या महत्वपूर्ण है और भविष्य की चिंता जरूरी है। फिर भी मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। हाँ, मैंने खुद को अभी तक ये नहीं समझाया है कि ये कोई असली ताकतवर आंदोलन है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि युवा लोग इजराइल के खिलाफ थोड़ा सा रुख बदलेंगे। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादातर लोगों, चाहे युवा हों या बुजुर्ग, के लिए बड़ा मुद्दा है। मैं ऐसा नहीं मानता। आप जानते हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है कि ज़्यादातर रिपब्लिकन, चाहे वे युवा हों या बुजुर्ग, लेकिन जाहिर है कि ये बुजुर्गों में ज़्यादा है, वे बहुत ज़्यादा इजराइल के पक्ष में हैं। जब हम इंजीलवादियों या बस आप जानते हैं मेगा रिपब्लिकन या जो भी हों, चाहे वे खुद को जैसे भी बताते हों, की बात करते हैं, इजराइल कहीं ज़्यादा लोकप्रिय है। दक्षिण पंथ में यहूदी विरोध कम होता है। ये आप जानते हैं लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसका शासक वर्ग में ज़्यादा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एक बात जो मैंने देखी, और मुझे यकीन है आपने भी देखी होगी, कि उस पूरे विवाद के बाद, आप जानते हैं हेरिटेज में लगभग 1 साल या उससे भी ज़्यादा पहले, जब उसके अध्यक्ष केविन रॉबर्ट्स ने अपने दोस्त टैकर कार्लसन का साथ दिया, और फिर पूरा मामला उनके लिए उल्टा पड़ गया। और आप जानते हैं उन्होंने उससे बचने की कोशिश की, उन्होंने उस समूह के भीतर अपने मंच पर उससे दूरी बनाने की कोशिश की, और हमने देखा कि बहुत सारे लोग, आप जानते हैं युवा लोग, प्रशासन के भीतर काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ इजराइल विरोधी भावना की एक स्पष्ट धारा थी। ये कई अलग अलग तरीकों से महसूस हुआ, लेकिन आप जानते हैं ये वहाँ था। मेरा मतलब है इसे नकारा नहीं जा सकता। सवाल ये है कि आप जानते हैं ये कितना फैला हुआ है, लेकिन आप जानते हैं ये वही चीज़ है जो अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो ये सड़ने और बढ़ने लगती है। ये वहाँ है। मुझे लगता है ये वहाँ है। कभी कभी बताना मुश्किल होता है। मैं नहीं कह रहा कि वो यहूदी विरोधी हैं, लेकिन मुझे लगता है जेडी वेंस इजराइल विरोधी हैं। मुझे लगता है कि वो एक अच्छे सिपाही हैं। मुझे लगता है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति हैं, इस मायने में कि वो राष्ट्रपति का समर्थन करते हैं। लेकिन जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो उनकी कई बातें मुझे संदिग्ध लगती हैं। वो सिर्फ सबसे बुरे लोगों के बोलने के अधिकार की ही रक्षा करते या उसके लिए खड़े होते नजर आते हैं, जिसमें मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन फिर भी वो इसे ऐसे ढंग से पेश करते हैं जैसे कोई उन्हें बोलने से रोक रहा हो, जैसे कोई टकर को वो कहने से रोक रहा है जो वो कहना चाहता है, या टकर को अपने शो पर एक यहूदी विरोधी व्यक्ति को बुलाने से रोक रहा है, जैसे पूरी तरह से, आप जानते हैं, फुएंटेस को बुलाने से रोक रहा है। और फिर शिकायत करना
किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। नहीं, हमें ये अधिकार है कि हम उन लोगों के साथ जुड़ें या ना जुड़ें जो कट्टरपंथी हैं। हम उनके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपने अधिकारों की रक्षा करते नहीं दिखते। यह असंतुलित लगता है। वो इसमें काफी चालाक हैं और टकर उनका दोस्त है, ये सब जानते हैं। असल में वो शायद टकर कार्लसन की वजह से उपाध्यक्ष हैं। तो मैं उनके बारे में चिंतित रहता हूं। मुझे लगता है कि वो अलग थलग रहने वाले हैं, लेकिन मुझे ये भी पसंद नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि वो कई और मामलों में आर्थिक रूप से उदार है। एक पैट्रिक बुकानन प्रवृत्ति है। ये हमेशा से रही है और अब पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यह संरक्षणवाद के साथ मेल खाती है। यह स्पष्ट रूप से अलगाववाद के साथ भी मेल खाती है और इसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। मैंने केविन रॉबर्ट्स को यह कहते हुए सुना कि वो चाहते हैं कि बुकानन हर चीज में सही होते। आप जानते हैं, जब भी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे, आप जानते हैं, 90 के दशक में या जब भी वो था। ये चिंताजनक है क्योंकि मैं नहीं मानता, पर मुझे लगता है कि पैट्रिक बुकानन डेविड ड्यूक नहीं है। वो फिर भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत सी बातें कही जो मुझे लगता है यहूदी लोगों के लिए आपत्तिजनक थीं। मुझे नहीं लगता कि वो अपने बगल में बैठे यहूदी व्यक्ति से नफरत करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि यहूदी लोगों के पास देश में बहुत ताकत है और कि यहूदी लोगों ने हमें ले जाकर एक युद्ध में घसीट लिया था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वो पहले खाड़ी युद्ध को किसी यहूदी युद्ध जैसा बता रहा था। आमेन कॉर्नर वॉर, है ना? सही। और सुनो, उसने एक किताब लिखी थी, जैसे पैट्रिक बुकानन ने चर्चिल को द्वितीय विश्व युद्ध का खलनायक बताते हुए किताब लिखी थी। हाँ बिल्कुल, टकर कार्लसन ने अपने पॉडकास्ट पर कोई और भी ज्यादा बेवकूफ इंसान वही बात कह रहा है और उससे भी आगे बढ़ रहा है। हाँ, लेखक कौन है नाम याद नहीं, नेशनल रिव्यू के लिए। जोसेफ सोब्रान, सही है, जोसेफ सोब्रान। हाँ खैर, वो था, तुम जानते हो, विलियम बकली के, तुम जानते हो, बेहतरीन पलों में से एक, जब उन्होंने मूल रूप से, तुम जानते हो, एक दीवार खड़ी कर दी थी, तुम जानते हो, बुकानन और जो सोब्रान के बीच। मुख्य धारा कंजर्वेटिव मूवमेंट ने उस समय इन सर्च ऑफ एंटीसेमिटिज्म नामक किताब लिखी थी। उन्होंने 1960 के दशक में जॉन बर्च सोसाइटी के साथ ऐसा किया था और 90 के शुरुआती वर्षों में भी दोहराया। मेरा मानना है कि अब समस्या ये है कि सभी जानते थे कि बिल बकली, जो आधुनिक अमेरिकी राजनीतिक कंजर्वेटिव मूवमेंट के संस्थापक थे, गेटकीपर बनने के अधिकारी थे। आजकल इंटरनेट पर गेटकीपर होना एक बुरी बात मानी जाती है, इसे एक अपमान माना जाता है। गेट कीपिंग ही हमें जानवरों से अलग बनाती है। मैं ये हमेशा कहता हूं, सब गेट कीप करते हैं, यहां तक कि जो इसके खिलाफ बोलते हैं वो भी अपने शो में यही करते हैं। वो अपनी साइट्स पर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो उन्हें पसंद हैं या जो उन्हें पसंद नहीं है। मैं इस बारे में लोगों से हमेशा बहस करता हूं। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं पियर्स मॉर्गन के बारे में सोचता हूं, ठीक है, वो ऐसा दिखाते हैं जैसे वो इन लोगों और उन लोगों के बीच बहस करवा रहे हैं, लेकिन वो सबसे कट्टर यहूदी विरोधियों को ऊपर उठाते हैं और उन्हें उन लोगों के बराबर मंच देते हैं जिन्होंने इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचा है और जो ईमानदारी से बहस कर रहे हैं। ये सोच कि सबसे बुरे इंसान को ऊपर उठाना है और किसी विश्वसनीय व्यक्ति के सामने रखना है, फिर लोग पूछते हैं, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन वैध है? हमारे पास विवेक है और हम ही ये चीजें तय करते हैं। इसी वजह से हम किताबें पढ़ते हैं, मुद्दों पर सोचते हैं या बहस करते हैं और उन्हें ऊपर उठाकर, ठीक वैसे ही जैसे टकर ने फुएंटेस को ऊपर उठाया। इसका मकसद था उसे मुख्य धारा में लाना, उसे इस देश में एक जगह और एक वैध बहस का हिस्सा बनाना। वही उस बहस का मकसद था। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं इस शब्द पर बात नहीं कर सकता। हाँ, आप कर सकते हैं अगर आप उन्हें और उनकी पागलपन को चुनौती दें, लेकिन अगर आप बस उन्हें वहां बैठा दें और उनकी सारी बकवास बोलने दें, या आप उनकी कही गई सबसे बुरी बातों को नहीं उठाते, या आप जानते हैं उनके असली विचारों को नहीं दिखाते, तो आप बस उनके विचारों को सफेद पोश बना रहे हैं। खैर, आप कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है गेट कीपिंग जरूरी है। हमारे पास कुछ संरचना थी, जैसे अखबार संपादकों के पास जाता था। शायद वे पक्षपाती थे या नहीं, लेकिन वे प्रतिक्रिया दे रहे थे और सोच रहे थे। अब आपके पास वो नहीं है। असल में पॉडकास्ट और ऑनलाइन में पैसे कमाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप सबसे बुरे लोगों को बुलाएं ताकि वे सबसे पागलपन भरी और सबसे नफरत भरी बातें कहें, क्योंकि इसमें पैसा है। ट्विटर या एक्स जैसी संरचना यहूदी विरोधी भावना के मामले में बहुत खराब है और इसे बढ़ावा भी देती है। मुझे लगता है जितना हालात में होता उससे ज्यादा। हाँ ठीक है, इसका दोष अलगोर पे डाल दो कि उन्होंने इंटरनेट बनाया, लेकिन आप जानते हैं,
हाँ, मेरा मतलब है ये सच है। जितना ज़्यादा मसालेदार कंटेंट आप अपने दर्शकों को दे सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों, उतना ही अच्छा है। उतने ही ज़्यादा क्लिक मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा पॉडकास्ट डाउनलोड होंगे। और जहाँ तक जेडी वेंस की बात है, आप जानते हैं मैं उनके बारे में थोड़ी देर बाद बात करने वाला था, लेकिन सच तो ये है कि मेरे लिए मुझे लगता है, आप जानते हैं मुझे वेंस के बारे में बहुत कुछ पसंद है, एक राजनेता के तौर पर। मुझे लगता है आप जानते हैं उनके बारे में बहुत सी बातें थीं जो मुझे पसंद आईं। लेकिन अगर आप टकर कार्लसन की यहूदी विरोधी सोच के बारे में तटस्थ हैं, जैसा कि उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए में सार्वजनिक रूप से किया था। आप जानते हैं पिछले साल दिसंबर में जब बेन शपीरो और टक्कर एक दूसरे से उस इवेंट में भिड़ रहे थे, और वो ऐसे थे, मैं इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुनूंगा, आप जानते हैं, इन दोनों पक्षों के बीच। ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए कि वो अयोग्य हो जाए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों पर पक्ष लें। आप जानते हैं ये सही और गलत की बात है। अगर आपको नहीं लगता इसमें फ़र्क है, ये सही गलत का सवाल है, तो आप पर किसी फैसले का भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। वो कई मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखते हैं, आप जानते हैं, यहाँ तक कि यूरोपीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी, है ना, या किसी भी चीज या नैतिक मुद्दों पर उन्हें अपना पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर वह बहुत खास हैं। मुझे जेडी वेंस से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। वो सामान्य और समझदार पारिवारिक व्यक्ति लगते हैं। मुझे लगता है कि दाएं पक्ष के ज्यादातर पॉपुलिस्ट लोग ये ज्यादा आंकते हैं कि उनके घेरे के बाहर के लोगों के लिए वो कितने आकर्षक होंगे। मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। संभव है उपराष्ट्रपति अगला राष्ट्रपति बन जाए अगर वो एओसी के खिलाफ चुनाव लड़े या पार्टी की उम्मीदवारी हासिल कर ले। मुझे लगता है लोग ये ज्यादा आंकते हैं कि वो कितने लोकप्रिय होंगे, उनकी नीतियां कितनी लोकप्रिय होंगी और उनमें कितनी व्यक्तिगत करिश्मा है। और आप जानते हैं, मेरे लिए इसका आकलन करना मुश्किल है। मैं कभी कभी करिश्मे के मामले में गलत हो जाता हूं। मुझे नहीं लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जीतेंगे। लेकिन आप अकेले नहीं थे जिन्हें ऐसा नहीं लगा था। अब मैं भविष्यवाणी नहीं करता, पर लगता है वे उसकी लोकप्रियता को बढ़ा चढ़ा कर आंकते हैं। देखते हैं क्या होता है। हाँ, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना किसी और चीज़ के लिए चुनाव लड़ने जैसा नहीं है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में राजनीति को कवर करते हुए कुछ सीखा है तो वो यही है। लोग जो आप जानते हैं, जो राज्य स्तर के पद के लिए चुनाव लड़ते समय या टिकट के नीचे के पद के लिए चुनाव लड़ते समय बहुत बड़े लगते हैं, जब उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अकेले उतरना पड़ता है तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जूलियानी, फ्रेड थॉम्सन, हाँ जूलियानी, याद है स्कॉट वॉकर? स्कॉट वॉकर, हाँ, ये अलग खेल है, आप जानते हैं। रॉन डिसेंटिस ने नहीं किया है। हाँ बिल्कुल, और साथ ही ये मुझे थोड़ा ओबामा की याद दिलाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, सच में मुझे नहीं लगता कि उसमें ओबामा जैसा करिश्मा है। लेकिन आप जानते हैं वो 2 साल सेनेट में था। उसे असल में ओहायो के कुछ अरबपतियों ने उसे चुनाव जिताने के लिए उभारा था। उसका राजनीति में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है, आप जानते हैं, हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, वो चुनाव लड़े और जीत गए। और आप जानते हैं, ओबामा की भी राजनीति में जीतने से पहले बहुत छोटी सी करियर थी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम नहीं जानते। और उपराष्ट्रपति होना मुश्किल है, जहां आप सच में अपना रुख साफ नहीं कर सकते। आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे अस्थिर व्यक्ति के रुख को ही आगे रख रहे हैं। यह आसान नहीं है। तो क्या उनके पास ऐसा करने का समय होगा अगर वो अगली बार चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप जानते हैं, ये दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए हर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसमें ईरान युद्ध भी शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी वो निश्चित रूप से नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन जब आप चुनाव लड़ रहे हों तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाना और ये कहना कि वो एक गलती थी, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इस पार्टी को चलाते हैं। अगर आप जानना चाहें तो ह्यूबर्ट हम्फ्री से पूछिए। जब 1968 में वियतनाम युद्ध पर उपराष्ट्रपति की अलग राय थी। खैर, ये मेरे अगले सवाल के लिए अच्छा मौका है, जो ईरान के बारे में है। जनमत सर्वेक्षण दिखाते हैं कि ईरान युद्ध लोकप्रिय नहीं है और गैस की कीमतों पर उसके असर से ट्रंप व रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म चुनावों से पहले नुकसान पहुंचा रही हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि ये हमेशा बेवकूफ़ी भरा खेल है। क्या आपको लगता है कि अगर संघर्ष का अंत उस समझौते से होता है जिसकी चर्चा हुई है, और इसे ऐसे दिखाया गया कि अमेरिकी कोशिश विफल रही और ईरान को आसानी से छोड़ दिया गया, तो इससे रिपब्लिकन पार्टी को कैसे मदद मिल सकती है? या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस्लामी शासन को आसानी से छोड़ना
अमेरिकी हितों के लिए एक आपदा होगी। क्या आपको लगता है कि इस समय ट्रंप के लिए यही बेहतर होगा? क्या ट्रंप को ईरानी खतरे को खत्म करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए या ऐसा समझौता करना चाहिए जिसे ईरान मानने वाला नहीं है? ये जानना मुश्किल है। मैं कहूंगा कि ईरान के साथ युद्ध में जाने के जो चुनावी नुकसान हैं, ट्रंप पहले ही उन्हें झेल रहे हैं। वे पहले से ही उनकी नकारात्मक छवि का हिस्सा हैं। तो अब पीछे हटना उन लोगों के समर्थन को कमजोर कर देगा जिन्हें यह पसंद है। यानी यह एक आत्मसमर्पण जैसा लगेगा। ये ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने ओबामा की तरह कमजोरी दिखाई। मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रतिष्ठा के लिए यह बहुत बुरा होगा। हम जानते हैं कि ईरानी क्या कर रहे हैं। वे इसे लंबा खींचते हैं। वे हमेशा ऐसा करते हैं क्योंकि वे जानते हैं और सोचते हैं, और शायद सही भी हैं, कि वे गैस की कीमतों और घरेलू राजनीतिक दबावों के चलते डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा देर तक टिके रह सकते हैं। हमारे यहाँ मिड टर्म चुनाव भी हैं। वे डील्स में हिजबुल्लाह को शामिल करते हैं ताकि उसे इजराइल पर हमला करने का निर्देश दे सकें। और जब इजराइल जवाब देता है, जैसा कि कोई भी सामान्य देश करेगा, तो वे कह सकते हैं, देखो क्या हुआ। अब वे समय सीमा को और भी लंबा खींच देते हैं। मुझे लगता है वे चारों प्रशासन में यही कर रहे हैं। फिर यही उनके बचे रहने का तरीका बन जाता है और उनके ही पक्ष में जाता है। मुझे लगता है, मैं चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस शासन का अंत करे। मुझे नहीं पता यह संभव है या नहीं, लेकिन अब उनके सामने समर्पण का कोई राजनीतिक फायदा नहीं। गैस की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और ये तकलीफदेह है। लेकिन अभी छोड़ना, मुझे लगता है कि लंबी अवधि में ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा। उसके लिए भी बुरा होगा और दुनिया के लिए भी बुरा होगा। इसलिए उसे अपने काम पूरे करने चाहिए। काम जब उसने ये शुरू किया था, या शुरू करने से ठीक पहले, उसके पास 4 मुख्य बिंदु थे जो वो ईरानियों से चाहता था। खासकर नंबर 1, परमाणु मुद्दा। इसका समाधान होना चाहिए, नहीं तो हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। और ये पूरी तरह से असफलता लगती है और हर कोई उन्हें इसके लिए दोषी ठहराएगा कि ये असफल रहा। और ये ना तो रिपब्लिकन पार्टी के लिए और ना ही उनके लिए राजनीतिक रूप से अच्छा होगा। बिल्कुल सही। युद्ध की अलोकप्रियता, आप जानते हैं, इसका दक्षिणपंथी नव एकांतवादियों के लिए क्या मतलब है? वे दावा करते हैं कि वे ज्यादातर लोगों की ओर से बोलते हैं और डेमोक्रेट्स एकजुट होकर युद्ध के खिलाफ थे। लेकिन क्या वे सच में, क्या ये विरोध मुख्य रूप से पक्षपाती हितों या इजराइल के प्रति शत्रुता के कारण था? या आप जानते हैं, क्या आपको लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी के जेडी वेंस गुट के पास कोई ठोस आधार है, उदाहरण के लिए, कि उनका रुख आखिरकार सही है? कोई भी युद्ध, हर युद्ध का एक गंभीर नकारात्मक पहलू होता है ना? लोग मरते हैं, ये विनाशकारी होता है। आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। अक्सर ये ऐसे रास्तों पर चला जाता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो अलग थलग रहना ये थोड़ा आसान है, क्योंकि आपके पास हमेशा कोई ना कोई बुरी चीज होती है जिसके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक युद्धों की बात है, मुझे लगता है कि यह युद्ध लड़ा जा चुका है। इसका सैन्य पक्ष अभूतपूर्व था। मेरा मतलब है, उन्होंने ईरान को तबाह कर दिया, जो कि एक कागजी शेर निकला। चीनी हथियार भी प्रभावी नहीं निकले, रूसी हथियार भी प्रभावी नहीं निकले। ये सोचना कि हम दुनिया में कहीं भी अपने हित में कुछ नहीं कर सकते, यही उनकी सोच है। मुझे नहीं लगता कि ये लोकप्रिय होगा। अगर तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं होती जो कि हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका चुनावों पर राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा असर पड़ता। और मुझे नहीं लगता, जब आप लोगों से सर्वे में पूछते हैं कि क्या हमने युद्ध जीत लिया है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, हमने युद्ध जीत लिया है। वे सिर्फ हमारे शामिल होने का विरोध करते हैं, इराक, तेल की कीमतों और डोनाल्ड ट्रंप को नापसंद करने की वजह से। मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। अगर ये बाइडेन कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा लोकप्रिय होता, क्योंकि कई रिपब्लिकन इसके साथ ठीक होते और कुछ डेमोक्रेट्स भी इसके साथ ठीक होते। लेकिन आप जानते हैं, मैं सच में नहीं जानता कि उस सवाल का जवाब कैसे दूं। मैं अब भी नहीं मानता कि अलगाववाद लंबे समय में ज्यादातर अमेरिकियों के बीच लोकप्रिय होगा, खासकर जब वे देखेंगे कि ईरान एक परमाणु हथियार के साथ क्या कर सकता है या उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन हाँ, कहना मुश्किल है, मुझे लगता है। यही मेरा जवाब है। मैं एक और सवाल वैंस के बारे में पूछना चाहता हूं, जो कि आप जानते हैं, अगर आप उन बहुत जल्दी आए सर्वेक्षणों पर विश्वास करते हैं, तो वो अब भी ट्रंप के उत्तराधिकारी बनने के लिए संभावित प्रमुख दावेदार हैं। क्या आपको लगता है कि अगर वो 2028 में एक मजबूत उम्मीदवार बनना चाहता है,
तो उसे मूल रूप से टकर कार्लसन से दूरी बनानी पड़ेगी। मेरा मतलब है ट्रंप का 2028 में क्या होगा इस पर बहुत कुछ कहना है। और वो वेंस और मार्को रूबियो को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मार्को रूबियो को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। आप जानते हैं वो फिर से अमेरिकी विदेश नीति के हेनरी किसिंजर बन गए हैं। आप जानते हैं, लेकिन क्या वैंस को बड़ी लीग में खेलने के लिए कोई कीमत चुकानी पड़ती है? क्या आपको लगता है कि वो हमेशा कार्लसन के बारे में तटस्थ रहकर बच सकते हैं? अगर गृह युद्ध हुआ तो नहीं पता मार्को रूबियो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जेडी वैंस राष्ट्रपति हों। बस इतना ही। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैंस को नामांकन मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो वे कहते हैं आपस में लड़ लो। तो फिर स्थापित धड़े के रिपब्लिकन और ज्यादा जनप्रिय प्रकार के रिपब्लिकन के बीच गृह युद्ध छिड़ जाएगा। और जेडी वैंस के लिए फिर आप जानते हैं, टकर कार्लसन की आलोचना करना प्राइमरी चुनावों में उनके लिए फायदेमंद नहीं है। मुझे नहीं लगता। वो मुश्किल स्थिति में होंगे, इससे बचने की कोशिश करेंगे और शायद बच भी जाएं। मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीधा सीट दे दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। सही। मेरा मतलब है ये अभी अभी हुआ है, ये मुश्किल है। जैसे कहा गया, उपराष्ट्रपति बनना मुश्किल था, तो आप ज्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं ना। मार्को रूबियो बहुत कुछ कर रहे हैं। मार्को रूबियो लगभग हर बड़े मुद्दे के बीच में है। बहुत सारी विदेश नीति है, ये तो साफ है, लेकिन वो हमेशा वहां दिखते हैं तर्क देते हुए, बहुत स्पष्ट नैतिक तर्क देते हुए। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ परफेक्ट नहीं रहा है, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं। और शायद ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जेडी वेंस को वो जिम्मेदारियां नहीं दी गईं जहां वो ऐसे तर्क पेश कर सकें। जाहिर है उनके लिए कुछ गति है। हम अभी भी शुरुआती दौर में हैं। मैं मार्को रूबियो को जेडी वेंस से ज्यादा पसंद करता हूं। आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है कि वे क्या चाहते हैं। और वो कौन सी फिल्म थी जिसमें वो पूल स्टिक फेंक कर कहता है लड़ो और उसे तोड़ देता है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आप एक छोटी सी गृह युद्ध जैसी स्थिति देखेंगे, और ये रिपब्लिकन पार्टी के भीतर काफी गंदी हो सकती है। हाँ, आइए 1 मिनट के लिए फिर से वामपंथ की ओर लौटते हैं। और आप जानते हैं, अगर आप वामपंथ में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखें, तो ऐसा लगता है कि समाजवाद, शायद यहां तक कि साम्यवाद का भी एक तरह का पुनरुत्थान हो रहा है। जोरा ममदानी की लोकप्रियता, आप जानते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी प्रस्तावित नीतियां हास्यास्पद हैं, लेकिन यह वामपंथ के भीतर मौजूद राय की एक वास्तविक धारा से जुड़ा है। सिर्फ उन पागलों तक सीमित नहीं है जो स्वास्थ्य सेवा कार्यकारी की हत्या की सराहना करते हैं। लगता है उसमें कुछ पुनरुत्थान हो रहा है। तो मेरा सवाल है, क्या जोरा ममदानी और उनके इर्द गिर्द बना ये उभार, क्या ये सिर्फ न्यूयॉर्क जैसे डेमोक्रेटों के मजबूत गढ़ में ही एक बार की बात है, या हम आगे भी ऐसा और देखेंगे? क्या मार्क्सवादी लोग, मेरा मतलब है आपने मुझे पहले ही बताया है और मैं आपसे सहमत भी हूं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी लोग मार्क्सवाद को अपनाएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी शायद अपना ले। इन दिनों बहुत सारे लोकतांत्रिक समाजवादी प्राइमरी चुनाव जीत रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि हम कहाँ हैं? मेरा मतलब है, साफ तौर पर लोग कम्युनिज्म और मार्क्सवाद के बारे में अनजान हैं। आप जानते हैं, उन्हें 20वीं सदी का इतिहास या कोई और इतिहास नहीं पता। लेकिन आप जानते हैं, क्या हमें इसे इतनी जल्दी, इतनी हल्के में खारिज कर देना चाहिए, या फिर क्या हम एक और लड़ाई के लिए तैयार हैं? आप जानते हैं, मुक्त बाजारों और सामान्य रूप से स्वतंत्रता के लिए। नहीं, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा। शहरी क्षेत्रों में कई समाजवादी चुनाव लड़ रहे हैं और सिटी काउंसिल, मेयरशिप व अन्य पद जीत रहे हैं। बहुत सारे युवा समाजवाद की ओर आकर्षित होते हैं, जैसा कि हमेशा होता है, क्योंकि यह एक आदर्शवादी क्रांतिकारी विचार है जिसे नैतिक रूप से समझना बहुत आसान है। हम चाहते हैं कि चीजें न्याय संगत हों, हम चाहते हैं कि हर किसी को मौका मिले, ये सब बातें। जबकि पूंजीवाद, मुक्त बाजार के विचार कहीं ज्यादा अमूर्त और लोगों को समझाना मुश्किल होते हैं। हमेशा से ऐसा ही रहा है, आप जानते हैं। मैं आज एक कॉलम लिखने वाला था जिसमें बड़ी फार्मा कंपनियों का बचाव किया जाए, लेकिन युवा इसे सुनना नहीं चाहते। यही सच है और इसे समझाना मुश्किल है, तो मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं। मेरा मतलब है, आप समझ रहे हैं। और इस तरह का कट्टरपंथी विचार और भी ज्यादा लोकप्रिय होता जाएगा। सोचिए उन डेमोक्रेट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्टोरल कॉलेज खत्म करना चाहते हैं। वे लोकतंत्र को और भी ज्यादा प्रत्यक्ष बना रहे हैं, जो मेरी राय में और भी ज्यादा समाजवादी आंदोलन के लिए जमीन तैयार करता है।
तो मुझे लगता है ये गंभीर समस्या है और मुझे नहीं पता कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जब उदाहरण के लिए आपके सामने मामदानी जैसा व्यक्ति हो, जहां आप एक ऐसे शहर में हैं जहां बहुत सारे पूंजीपति हैं, बहुत सारे यहूदी लोग हैं, सही है? मैं वहीं बड़ा हुआ हूं और वो फिर भी जीत जाता है। ये सोचने वाली बात है। ये कई मायनों में दुनिया का केंद्र है और वो, आप जानते हैं, वो जीत गया तो और लोग उसे पसंद करते हैं। तो मैं इसे बहुत गंभीरता से लेता हूं, हाँ, और मुझे लगता है कि यह समस्या ज्यादातर युवाओं के साथ है। तो शायद जब वे बड़े होंगे और उन्हें टैक्स देना पड़ेगा और उनके अपने बिजनेस होंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी तो वे अपना मन बदल लेंगे। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता। लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने पर आप रूढ़िवादी हो जाते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर सच नहीं होता है ना। लोग अक्सर अपनी जवानी की राजनीति नहीं छोड़ते। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर पत्रकारिता में मैंने कुछ सीखा है तो ये कि लोग वही मानते हैं जो वे चाहते हैं, और अगर कुछ है भी तो आप जानते हैं कुछ ऐसा ही। ममदानी के लिए समर्थन की लहर एक तरह के, आप जानते हैं, उन डिग्रीधारी अभिजात वर्ग से आई थी जो असफल हो रहे थे। आप जानते हैं, ये सभी लोग जिन्होंने ये महंगे डिग्री हासिल की हैं और अब आप जानते हैं वे बहुत अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं। वे मैनहट्टन में अपनी पसंद से नहीं रह सकते, इसलिए मुफ्त चीज़ें उन्हें पसंद आती हैं, जैसे हमेशा से गरीब लोगों को पसंद आती रही हैं। मुझे लगता है उनके ज्यादातर वोट ब्रुकलिन, क्वींस और मैनहट्टन जैसे इलाकों से आए, जो एक खास तरह के थे, आप जानते हैं, समाज के खास तबके से थे। जबकि कई साल पहले जब जूलियानी जीते थे, उनके वोट स्टेटन आइलैंड, क्वींस और ब्रुकलिन के वर्किंग क्लास इलाकों से आए थे, जहां अब वो आबादी पहले जैसी नहीं रही। तो हाँ, ये एक अलग न्यूयॉर्क है। जिस न्यूयॉर्क ने रूडी जूलियानी को चुना था वो बहुत समय पहले चला गया। हाँ, कई शहरों में भी यही स्थिति है, क्योंकि ये अमीरों और गरीबों के लिए ही है। फिर आपके पास डायनामिक है जिस पे लोग बाप नहीं करते, लेकिन मैं रेड ग्रीन अलायंस। आप जानते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो बुनियादी तौर पर इस्लामिस्ट हैं या इस्लामिज्म के लिए माफ़ी मांगने वाले हैं, जो इसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं स्कूलों और एकेडमिक जगत में, लेकिन साथ ही उन समुदायों के भीतर भी। जैसा कि मैंने कहा, ये मुद्दा अधिकतर लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अल्पसंख्यक के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे और अधिक यहूदी विरोधी भावना को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रगतिशील वामपंथी को लगता है कि ये वही है, ये वही पीड़ित है। आप जानते हैं, पीड़ित वर्ग, वो, आप जानते हैं, वे बस एक साथ आ जाते हैं। आप उन्हें पार्क स्लोप के कोऑप में उनकी कैफिये और लाल बालों के साथ देख सकते हैं। जैसे ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे समझ में आता है, क्योंकि ये 70 के दशक से ऐसा ही है, जब पीएलओ और जर्मन कम्युनिस्ट, आप जानते हैं, साथ में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते थे। मैं नहीं कहता कि वे बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनके बीच वही गठबंधन है जो शहरी इलाकों में भी हो रहा है, और ये खतरनाक है। और यही वजह है कि आपके पास बहुत से उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार जो इजरायली डे परेड में नहीं जाएगा, लेकिन आप जानते हैं, हर तरह के कट्टरपंथी विचारों को अपना लेगा। वे तब तक लोकतांत्रिक समाजवादी रहते हैं जब तक जरूरी है, फिर कम्युनिस्ट हो जाते हैं। लोगों को इसकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन उन्हें इतिहास की परवाह नहीं है। मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता कि इसे कैसे ठीक किया जाए। मुझे नहीं लगता कि वे नहीं जानते, मुझे लगता है कि उन्हें परवाह नहीं है और वे मानते नहीं हैं कि ये वही है। वे इसे फिर से आजमाना चाहते हैं। ये हमारे बच्चों और पोते पोतियों की लड़ाई रहेगी, क्योंकि ये बार बार सामने आती है। हाँ, मैं एक और विषय की ओर मुड़ना चाहता हूं, ताकि हम अपनी आखिरी चर्चा पर आ सकें, जो है पत्रकारिता और हमारे समय में इसके साथ क्या हुआ है। हमारे पास कई युवा पत्रकार हैं, खासकर मुख्यधारा मीडिया में, जो एक्टिविज्म को ही पत्रकारिता मानते हैं। उन्हें, आप जानते हैं, सभी वोक सिद्धांतों में इस तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वे सिद्धांत रूप में भी वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज में वास्तव में रुचि नहीं रखते। वे बस वही कहना चाहते हैं जो वे कहना चाहते हैं, और उनका प्रेरणा स्रोत, आप जानते हैं, राजनीतिक विचारधारा है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण न्यूयॉर्क टाइम्स है। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स की हालत ये हो गई है कि वे छापने के लिए तैयार हैं, जिसे मैं और कई लोग इजराइल के खिलाफ खून का झूठा आरोप कहते हैं। ये अब केवल पक्षपाती कवरेज की बात नहीं रह गई। अब वे ऐसी खबरें छाप रहे हैं जैसे निकोलस क्रिस्टोफ का 3000 शब्दों का कॉलम, जिसमें यह दावा है कि इजरायली फिलिस्तीनियों का बलात्कार करने के लिए कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो पागलपन है
और सिर्फ हमास के स्रोतों से ही पुष्टि होती है, और फिर भी वो इसके पीछे खड़े हैं। और मुझे लगता है कि ये बात आप जानते हैं, इस पर चर्चा करना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस विवाद के बारे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि जबकि ये उन लोगों के बीच बहुत बड़ी बात थी जो किसी भी तरह से इजराइल की परवाह करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाकई आम लोगों तक पहुंची। आप जानते हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं बना। मुझे लगता है दुनिया आगे बढ़ी और किसी ने नहीं कहा रुको, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी ही साख को ध्वस्त कर दिया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बहुत से लोग उतने शामिल नहीं थे जैसा कि आप कहते हैं। बहुत से लोगों को मध्य पूर्व और विदेश नीति की उतनी परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें देश की सबसे बड़ी पत्रकारिता संस्था की परवाह करनी चाहिए, खून के झूठे आरोप प्रकाशित करने और उसका समर्थन करने की। पत्रकारिता में एक तरह की गिरावट आ गई है, जैसा कि आप कहते हैं। पहले इसमें पक्षपात था। मैंने कई साल एक बड़े अखबार में काम किया जो पक्षपाती था। संपादक और रिपोर्टर भी पक्षपाती थे। पक्षपात, सक्रियता और सच्चाई की कमी में अंतर होता है। हमारे पास रूस से मिली भगत वाली बातें थीं, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं थी। उसमें शामिल ज्यादातर लोग अभी भी अपनी नौकरियों पर हैं या और भी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार भी नहीं लौटाए। नहीं, ब्रेट कावनाउ के मामले में भी वे लोग अभी भी वही हैं। किसी ने कोई कीमत नहीं चुकाई। अगर किसी चीज के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़े तो अगली बार वही करना और भी आसान हो जाता है। तो क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? निकोलस क्रिस्टोफ शायद फिर पुलित्जर जीतेंगे। और भले ही इसने पत्रकारिता के हर नैतिक सिद्धांत को तोड़ दिया, मैंने उसे खोजा। मैं पत्रकारिता आचार संहिता की साइट पर गया और एक एक करके देखा। आप जानते हैं, ये सुनिश्चित करें कि आपके स्रोतों का कोई एजेंडा ना हो। अगर मैं 20 साल पहले संपादक के पास ऐसी कहानी ले जाता कि इन लोगों के पास ऐसे कुत्ते हैं जो दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वे कहते, क्या तुम पागल हो? चलो विशेषज्ञों को बुलाते हैं, कैनल क्लब या कोई और देखते हैं क्या ये संभव है। लेकिन नहीं, उन्होंने बस उसे वहां डाल दिया। और फिर उनमें से एक ने इशारा किया कि ये ठीक है क्योंकि ये ओपैड पेज पर था। लेकिन ये सच नहीं है, एक ओपैड लेखक के तौर पर। और मैं ये काफी समय से कर रहा हूं, आप जानते हैं। और कम से कम मेरा नजरिया ये है कि हमें सबूत और सच्चाई के मामले में पत्रकारिता के नियमों का पालन करना ही होता है। हमारे पास बस अपनी राय होती है। और उसने पूरे लेख को ऐसे पेश किया जैसे वो गहरी पत्रकारिता हो, जबकि उसने 2 हमास प्रचारकों और कई गुमनाम स्रोतों का इस्तेमाल किया। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो वाकई मौजूद हैं या नहीं। वो उन्हें बना सकता है, क्योंकि मैं उस पर भरोसा नहीं करता। मुझे समझ नहीं आता कोई संपादक क्यों नहीं बोला कि ये पागलपन है। लेकिन मुझे लगता है कि होता यह है कि उनके दर्शक, उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। न्यूयॉर्क टाइम्स अच्छा कर रहा है और उनके दर्शकों को इस तरह की चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। उन्हें सच्चाई सुननी ही नहीं है। ऐसा कई जगह होता है, दाईं तरफ भी। बहुत पॉडकास्टर्स भी ऐसे ही हैं। आप जानते हैं, इसके लिए मशहूर हैं। टाइम्स तो 30 के दशक से ही ऐसा करता आ रहा है ना? और वे इससे बच निकलते हैं और आगे भी पुलित्जर जीतते रहेंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं खोएंगे, शायद कोई भी नहीं। हो सकता है, जितना मुझे पता है, वे कुछ और भी पालें। खैर, मेरा मतलब है, आखिर में जो सच में मायने रखता है वो उनका कारोबार है। हाँ सुनो, टाइम्स की स्थापना 19वीं सदी में व्यापार समुदाय का मुख्य अखबार बनने के लिए हुई थी। आज उनकी कारोबारी रणनीति वामपंथियों को आकर्षित करने की है। मेरा मतलब है, उनके 90 से 95% पाठक उदारवादी और डेमोक्रेट्स हैं या खुद को वामपंथी मानते हैं। ये उनके अपने आंकड़े हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसा किया होता अगर उन्होंने क्रिस्टोफ कॉलम को वापस ले लिया होता, जो ईमानदारी की बात होती। या शायद इससे उनके सब्सक्राइबर कम हो जाते, जिससे वे लगभग तबाह हो जाते। अब तो पक्का, आप जानते हैं, और यही आपकी बात है। आपके दर्शक शायद जानते हों, पर बाकी लोग नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एंटी जायनिस्ट सोच उसके दूसरे मालिक के समय से है, और वो परिवार जिसने इसका मालिकाना हक रखा, वो हमेशा से ही इजराइल विरोधी, जायोनिस्ट विरोधी था। उन्होंने पूर्वी यूरोपीय यहूदियों को नीचा समझा जो बड़ी तादाद में इस देश में आए थे। मुझे पता है कि आज का संपादक नहीं सोच रहा, पर परंपराएं होती हैं। ये निरंतरता है। वो वास्तव में कुछ पीढ़ियां दूर हैं, यहाँ तक कि एक तरह से घुल मिल चुके यहूदी होने से भी। तो आप जानते हैं, अब वे वैसे नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच जरूर वैसी ही है।
7 अक्टूबर के कुछ दिन बाद जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, इस्लामिक जिहाद ने गलती से अस्पताल पर मिसाइल दागी और इसका इल्जाम इजराइल पर लगा दिया। उनके पास कहानी की पुष्टि करने के लिए वहां कोई नहीं था, उनके पास तो एक तस्वीर भी नहीं थी, तो उन्होंने किसी और जलती हुई इमारत या कुछ और की तस्वीर लगा दी, जिससे लोगों को लगा कि यही वो इमारत है जिस पर इजराइल ने हमला किया है। तो और वे पहले लोग थे जिन्होंने बस हमास के आंकड़ों का इस्तेमाल किया बिना किसी सवाल के। तो ये पक्षपात से भी आगे की बात है, ये तो सक्रियता है। और इसलिए आप जानते हैं, और क्रिस्टफ वो आदमी बस एक मजाक है। मेरा मतलब है, सच में उसके पास और भी बड़ी खबरें थीं जिन्हें उसने पूरी तरह से बिगाड़ दिया, बहुत बड़ी खबरें, और वो ऐसे ही चलता रहता है जैसे सब ठीक है, और किसी को, आप जानते हैं, इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, कोई सजा नहीं है, शायद उससे पुलित्जर भी मिल जाए। उसने वो खबर छापने से एक हफ्ता पहले, मुझे लगता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुलित्जर जीता था, उस बच्चे को दिखाने के लिए जिसे सेरेब्रल पॉल्सी था, और ये दिखावा किया गया कि वो, आप जानते हैं, इजरायली नाकेबंदी की वजह से भूखा मर रहा था, और उन्हें पुलित्जर मिल गया। किसी ने इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई। हाँ, खैर मेरा मतलब है, ये पत्रकारिता के बारे में कुछ बहुत बुरा कहता है, लेकिन आप जानते हैं, यही वजह है कि हमारा देश इतना बटा हुआ है। लोग अब वही चीज़ें नहीं पढ़ते, देखते या सुनते हैं। लेकिन जब एक पक्ष पूरी चला जाता है, तो जो लोग वामपंथ में रुचि नहीं रखते, या हमें जैसे लोग जिन्हें सब पढ़ने के पैसे मिलते हैं, वे क्यों पढ़ें? कोई भी टाइम्स क्यों पढ़े? आप जानते हैं, कोई भी उस पर ध्यान क्यों दे? और उन्हें उन लोगों की परवाह क्यों करनी चाहिए जो उनके विचारधारा वाले पक्ष में नहीं है? मुझे लगता है यही तो भयानक स्थिति है। ये एक त्रासदी है, क्योंकि उस अखबार की गुणवत्ता वास्तव में बहुत ऊंची है, जैसे कि उनकी कला अनुभाग को देखिए, या उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कवरेज करने की क्षमता है जो बहुत कम अखबारों के पास है, और इसके बजाय वे अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देते हैं। मैं स्थापित मीडिया को दोष देता हूं कि पॉडकास्टर वर्ग लोकप्रिय हो गया है क्योंकि वहां भरोसे का एक खालीपन है। अब कोई भी मीडिया पर भरोसा नहीं करता, वे जो भी कहते हैं, दरअसल मैं भी नहीं करता। अगर मैं टाइम की कोई खबर पढ़ता हूं तो मैं पहले उसके बीच की बातें पढ़ता था। आप जानते हैं, आप भी ऐसा करते थे, और आप सोचते थे कि वे पक्षपाती हैं, लेकिन आप किसी तरह सच्चाई निकाल सकते थे, मतलब उनकी बातों को समझ सकते थे। अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि कुछ भी सच है या नहीं, और मैं यही काम करता हूं। मुझे लगता है कि दुनिया में कोई है जो उन पर भरोसा नहीं करता, तो वो व्यक्ति दूसरे स्रोतों की तलाश करेगा, और वो ऐसा स्रोत ढूंढेगा जो उसे हमेशा वही सुनाए जो वो सुनना चाहता है, या जिसे सुनना ज्यादा रोमांचक लगे, क्योंकि वे साजिशी सोच में लगे रहते हैं या कुछ भी ऐसा। और इसलिए यह समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी की जरूरत है जिस पर हम भरोसा कर सकें। मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पर भरोसा नहीं करता, मैं वॉशिंगटन पोस्ट पर भरोसा नहीं करता, मैं CNN पर भरोसा नहीं करता। मुझे नहीं पता किस पे भरोसा करूं। AP, रॉयटर्स, सच में किसी पर भरोसा करने लायक कोई नहीं है। और यही बड़ी समस्या है। खैर, इसी निराशाजनक बात पर डेविड, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक और श्रोता आपके काम को कहाँ फॉलो कर सकते हैं? मैं वॉशिंगटन एग्जामिनर में डेविड हरसानी हूं। ट्विटर पर @हरसानी फॉलो करें यदि आप मुझे तरह तरह की बातों पर भड़ास निकालते देखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए और डेविड को ज़रूर पढ़ें। हम दर्शकों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हर दिन जॉनथन टोबिन डेली एडिशन सुने, जो आपको सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और चाहे आप हमें उनमें से किसी एक पर सुन रहे हों या देख रहे हों, या हमें फेसबुक या X या JNS TV पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और या सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छी रिव्यू दें। thinktwice@jns.org पर हमें बताएं कि आप ये शो कहाँ देखते या सुनते हैं और इस पर आपके विचार क्या हैं। पढ़ते रहें और खुद सोचते रहें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।